हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आज है हमारा 30 डेज मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज का 20 डेज। तो आज हम इसके अंदर देखेंगे कि किस तरीके से जो है हमारा आंसर राइटिंग को हम एक अलग लेवल पे लेके चलेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो बिहार रिलेटेड है। आप लोगों ने ये देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये इशू कहाँ का हो सकता है। ये इशू हमारे बिहार का ही है, फ्लड, जिससे हमारे बिहार जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रसित रहता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पिछले साल आया भी हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक के अंदर से मैं उठा के लाया हुआ क्वेश्चन। और आप लोगों ने ये देखा होगा कि मेंस का यदि आपने क्वेश्चन उठा के देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी रिपीटेटिव नेचर का है और ये बार बार पूछा जाता है। तो क्यों मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में अभी हम चर्चा कर लें और इसके बारे में जो आंसर राइटिंग एक मॉडल है वो मैं प्रोवाइड क्यों ना करूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ये वो करने के लिए मैं बोलूँगा नहीं, आप लोगों का मन करे यदि तो कर देना, क्योंकि यदि एफर्ट लगे यदि तो इंसान खुद ही कर देता है। तो चलो, क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉज ऑफ फ्लड इन बिहार एंड सजेस्ट इफेक्टिव मेजर्स। सिंपल बात है, डिस्कस करना है हमें, डिस्कस पे ध्यान देना है कि हमें डिस्कशन करना है काफ़ी सारे डायमेंशंस को। इसका कॉजेज ऑफ फ्लड के बारे में हमें लिखना है और उसको रोकथाम कैसे करेंगे। तो पहले तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको पता है कि नॉर्मल हम उसके बारे में एक मैदान तैयार करते हैं, जंग की मैदान तैयार करते हैं, कैसा क्या ओवरव्यू लिखते हैं ना। फिर हम बॉडी वाला पार्ट लिखते हैं जिसके अंदर हम सारी ये दोनों चीज़ों को डिस्कस करने वाले, और फिर जो फाइनल होता है कंक्लूजन, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम जो क्वेश्चन जो आंसर है, जो सारा जो हमने लिखा है उसको क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं और कंक्लूजन एक अच्छा सा एक इफेक्टिव कंक्लूजन रेडी करते हैं जो कि एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा सा इंप्रेशन छोड़ता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंट्रोडक्शन के यदि हम बात करें तो बिहार के बारे में आपको पता है कि आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि बिहार जो है मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट्स में से जो है ये एक है। इसके अंदर क्या होता है, इसका जो मेनली जो नॉर्थर्न पार्ट जो है, नॉर्दर्न बिहार, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इससे ग्रसित रहता है। इसका काफ़ी सारा, जैसे इसका लोकेशन की यदि हम बात करते हैं, गंगा बेसिन के अंदर है और हाई मानसून वाला एरिया है, बहुत काफ़ी बारिश होती है इस रीजन में। इसके अलावा हिमालय बगल में है, जिसकी वजह से हिमालय के फुटेल में होने की वजह से जो पानी जो बारिश जो होता है वहाँ पे हिमालय के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, वो पूरा बहुत स्पीड के साथ क्या होता है, नीचे आता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा क्या होता है, जो सिल्ट बोलते हैं, जो मिट्टी के कण वन है, वो सारे मतलब सिल्ट वगैरह बोल सकते हैं सिंपली, वो जो है उसके साथ पानी के साथ बह के आता है, जो क्या कहते हैं नदियों में, नदी के अंदर क्या बना लेता है, एकदम नदी को मतलब जो गहरा था उसको मतलब ढक देता है, उथले बना देता है। तो क्या होता है, पानी का वॉल्यूम जो है नदी के अंदर कम आता है, तो अब नदी में मिट्टी भर गया है तो पानी क्या होगा, पानी फिर बाहर की तरह एरिया में फैल जाएगा। और बिहार का क्या है, टोपोग्राफी भी कम है, मतलब प्लेन है ना एक तरीके से, पहाड़ तो है नहीं कि पानी सीधे चला जाएगा। तो पानी फैलने के बाद फिर काफ़ी वहाँ पे क्या हो जाता है, एकदम रुक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लड जैसी सिचुएशन देखने को मिलता है। वो सारी चीज़ों को हमने कवर किया उसके अंदर आगे। ये तो मैंने एक नॉर्मल बताया कि बिहार इज अमंग द इंडिया मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट। इट्स लोकेशन इज इन द गंगा हाई बेसिन, हाई मानसून रेनफॉल एंड न्यूमरस हिमालयन रिवर्स मेक फ्लड और रिकरिंग नेचुरल हजार्ड पर्टिकुलरली इन नॉर्थर्न बिहार। सिंपल है, मैंने बता दिया। कॉजेज़ की बात करें कि मेजर कॉजेज़ 3-4 हैं जिसको हम अलग अलग डायमेंशन में देखेंगे। जैसे हिमालयन रिवर की बात करें तो आपको पता है कि काफ़ी सारे रिवर्स हैं, जैसे कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान, ये सारे के सारे हिमालय से ओरिजिनेट होती है, नेपाल से, और बहुत स्पीड में जो पानी जो है बहुत स्पीड में वहाँ से नीचे की तरफ आता है प्लेन्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, बारिश जो है मतलब बाढ़ का समस्या देखने को मिलता है। दूसरा, हैवी मानसून की यदि हम बात करें कि ये रीजन में बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और प्लेन जो है वो रीजन कौन सा है, उसका टोपोग्राफी जो है वो प्लेन है, जिसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी बाढ़ के वजह से वो पानी जो है बाहर निकल नहीं पाता है। और ऑब्वियस बात है, हेवी रेनफॉल होगा तो क्या होगा, पानी ज़्यादा आएगी और बाढ़ का रूप ले लेगी। हाई सिल्ट लोड मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी की जो मिट्टी जो है उसके अंदर जम जाती है, जिसकी वजह से नदी जो है मतलब ज़्यादा कम गहरी हो जाती है और पानी कैरी करने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो पानी जो है वो आसपास के एरिया में फैलता है और फ्लड का रूप ले लेता है। फ्लैट टोपोग्राफी ऑलरेडी कितनी बार डिस्कस कर दिया मैंने रिलेट करके उसको। और हाँ, जो आप लोगों को पता होगा कि जो कोसी रिवर है, कोसी रिवर को सोरो ऑफ बिहार बोला जाता है, सोरो ऑफ बिहार बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो अपना रास्ता बहुत बदलती है, इधर से उधर रास्ता बदलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एरिया अभी इधर है, जो एरिया अभी इधर है, अभी नदी इधर से बह रही है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, अभी रात भर में देखेंगे कि ये जो रास्ता था ये अब इधर से हो गया, ऐसे मिल गया, इसका रास्ता बहुत जल्दी चेंज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो नॉर्मल वाला जो एरिया था उसमें भी बाढ़ का समस्या देखने को मिलता है। सो द कोसी इज पार्टिकुलरली नोन फॉर चेंजिंग इट्स कोर्स, क्रिएटिंग रिपीटेड फ्लड रिलेटेड चैलेंजेस। एम्बैंकमेंट्स की बात करें तो जो हमारा ड्रेनेज प्रॉब्लम हो गया और जो नदी के साइड वाला जो एम्बैंकमेंट्स है उस सबको भी
वो भी अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती है। ह्यूमन फैक्टर की बात करें तो जो इंक्रोचमेंट है, जो इलीगल जो लोग रहने लग जाते हैं, जहाँ पे पता है कि यहाँ पे बाढ़ वाला एरिया है, ये बाढ़ वाला एरिया है, ये नदी है, ये बाढ़ वाला एरिया, इधर बाढ़ हर बार आता है, तो यहाँ पे बसने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे यदि आप मतलब लोग कब्जा कर लेंगे, यहाँ पे अपना घर बना लेंगे, तो ऑब्वियसली बात है पानी को तो आना ही है। तो ये सारी इलीगल इंक्रोचमेंट वगैरह है, ये सारी भी जो है एक समस्या है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन वगैरह, डिफॉरेस्टेशन की वजह से बारिश, कभी बाढ़, कभी सुखाड़ का सामना करना पड़ता है। अनप्लान्ड सेटलमेंट, जैसे कि मैंने बताया। तो सिंपल देखो कि जो मेनली जो ये फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, उसको आप लोग नॉर्मली नोटिस करो। जो हेवी रेनफॉल और जो हिमालय का रिवर, ये दोनों मिला के क्या करते हैं, काफ़ी सारा पानी जो है रिवर्स के अंदर आता है, हाई रिवर डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो सिल्ट, जो मिट्टी जो मैंने बताया को जम जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, बाढ़ आता है। और बाढ़ के आने से क्या होता है, क्रॉप का लॉस होता है। ऑब्वियसली बहुत सारी लॉसेस हैं, लॉसेस तो काफ़ी सारे हैं। क्रॉप का लॉस हो गया, लोगों को यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनाया गया है, डेवलपमेंट हुआ है, एक तो ऐसी डेवलपमेंट की स्पीड जो है बहुत ही स्लो है बिहार के अंदर, बट जो भी बना हुआ रहता है वो सब बिहार में बाढ़ जो है वो लेके चला जाता है। ये सारे रीजन्स हैं, और ये रीजन्स बता रहा हूँ, ये सारे जो हैं इसके क्या है इम्पैक्ट है फ्लड के बिहार के अंदर। इसके बाद में यदि मेजर्स की बात करूँ तो इसको रोकथाम कैसे करें। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि आपको मेंशन करना है सजेस्ट इफेक्टिव मेजर्स फॉर देयर मैनेजमेंट, फ्लड का मैनेजमेंट। तो आप मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं कि फ्लड जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो हम लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें पहले ही पता चल जाएगा, तो लोगों को हम यहाँ से डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से हटा के दूसरी जगह देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लोगों की जान माल की क्षति जो है वो कम होगी। साइंटिफिक रिवर मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब सेल्टेशन कितना गहरा हुआ है ना, गहराई कम तो नहीं हो गई, ये सब सारी चीज़ें एक्सेस, इन सब का सर्वे वगैरह कराना चाहिए, तो जिसकी वजह से हमें पता चलता रहेगा कि हाँ इसको गहराई बनाने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, एम्बैंकमेंट पे जोड़ देते हैं कि साइड का जो दीवार है उसको मजबूत कर देंगे तो पानी बाहर नहीं। अरे यार, जब नीचे का जो नदी जो है वो गहराई उसकी कम हो गई है, तो पानी ऑब्वियस बात ऊपर की तरफ आएगा। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। एम्बैंकमेंट, ऑब्वियस बात है, एम्बैंकमेंट जो साइड वाला एरिया है उसको तो मजबूत करना ही है, उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करते रहना है, ताकि जो है आगे जो फिर जो पानी जो है वो नॉर्मल रिहायशी इलाकों में प्रवेश ना करे। ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको बढ़िया करना है, जो आपका जो ब्लॉक ड्रेनेज चैलेंज शुड बी रिस्टोर्ड, है ना। फ्लड प्लेन मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो वहाँ पे जो जहाँ पे पता है कि यहाँ पे बाढ़ वगैरह बाढ़ग्रस्त एरिया है, यहाँ पे बाढ़ आएगा ही आएगा, तो वहाँ पे थोड़ा साइंटिफिकली हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन को प्लान करना है उस तरीके से, ताकि वो फ्लड वाले सिचुएशन को भी झेल सके इस तरीके से। नेचर बेस्ड रेगुलेशन सॉल्यूशंस की बात करें हम तो एफोरेस्टेशन कर लें, वेटलैंड कंजर्वेशन करें, और वाटर साइड मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों से जो हम क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है। नेचर बेस्ड, थोड़ा बाहर बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए थोड़ा सा मैं साइड बनूँगा। रीजनल कोऑपरेशन की बात करें तो नेपाल से हम बातचीत कर सकते हैं कि भाई ऐसे बिना बताए ये जो कोसी बराज और ये जो है इन सबको पानी को मत छोड़ा करो, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पानी वानी यदि छोड़ेंगे तो क्या होता है, अचानक बाढ़ आता है। तो एक अर्ली वार्निंग यदि दे देंगे कि हाँ यार यहाँ से अभी हम पानी निकालने वाले हैं यहाँ से, तो जिसकी वजह से क्या है, हम अर्ली से मतलब स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करके रखेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जान माल की क्षति जो है वो कम होगी। तो हमें क्या करना है, हमें रीजनल कोऑपरेशन भी बढ़ाना है नेपाल के साथ, और इफेक्टिव फ्लड मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। यदि हम कंक्लूजन की बात करें तो ऑब्वियस बात है, फ्लड जो है बिहार में ये एक अकेला तो भगवान का देन नहीं है, नेचुरल फैक्टर के साथ साथ कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इतना रौद्र रूप ले लेता है और लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, आपको पता है कि एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिवर मैनेजमेंट, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, है ना, पता है। इसके अलावा फ्लड प्लेन रेगुलेशंस की बात करें, इंडिया नेपाल का कोऑपरेशन की बात करें, इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस देयर डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट। इन सारी चीज़ों को हम यदि हम फॉलो करते हैं, इन सारी चीज़ों को यदि हम अपने मतलब इसको फॉलो करते हैं हम यदि, तो इससे क्या होगा, इससे जो ये जो बाढ़ की समस्या है उसमें डेफिनेटली उसमें कमी देखने को मिलेगी, और जान माल का क्षति जो है वो कम होगा। हालांकि आपको पता है कि ये नेचुरल डिजास्टर है, उसको कम्प्लीटली तो एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके इम्पैक्ट को तो ज़रूर कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यदि फॉलो करें तो काफ़ी अच्छा हो सकता है और काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है मैंने, उसको जाकर आप लोग फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना, सॉरी। और जो भी आप लोग आंसर राइटिंग लिखोगे उसको फिर उसमें डाल दूँगा इवैल्यूएशन के लिए, एक दूसरे आपस में इवैल्यूएट करोगे आंसर राइटिंग को, और इस तरीके से हमारी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और मेंस को हम पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।